आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। समीक्षा बैठक में सीएम योगी के निर्देश, मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सीएम से पूरा करें निर्माण कार्य, समय से पूरा करें निर्माण कार्य, निर्माण परियोजनाओं की करें साप्ताहिक समीक्षा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी समीक्षा की है। नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास किया गया है। टेबल टॉप हो स्पीड ब्रेकर। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, मरीजों का ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस। आईआरसी का लखनऊ से बड़ी खबर। समीक्षा बैठक में सीएम योगी के निर्देश, मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए कोई धन की कमी नहीं है। सीएम ने कहा है समय से पूरा करें निर्माण कार्य, निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा भी करने के लिए कहा है। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी समीक्षा की। नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास करने के लिए भी कहा गया है। टेबल टॉप हो स्पीड ब्रेकर। बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं, मरीजों का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस। आईआरसी का 81वां अधिवेशन होगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। लखनऊ से ये बड़ी खबर। समीक्षा बैठक में सीएम योगी के निर्देश, मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय की धन की कोई कमी नहीं है। समय से पूरा करें निर्माण कार्य, सीएम योगी का कहना है। और साथ ही निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने की भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी समीक्षा की है। नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों। लखनऊ से बड़ी खबर। बीकेटी में एनआई की छापेमारी का मामला। हिरासत में लिए गए युवक में 3 की गिरफ्तारी। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान, सुफियान गिरफ्तार और एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कर किया है गिरफ्तार। देश की एकता, अखंडता को चुनौती देने का आरोप है। आरोपियों से मोबाइल, आपत्तिजनक साहित्य भी मिले हैं। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रेनिंग का मॉड्यूल मिला है उनके पास से। पीएफआई कमांडर फिरोज फैजान ने ली थी जमानत। रेहान, पीएफआई ट्रेनर मोहम्मद असद की ली थी जमानत। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। बीकेटी में एनआईए की छापेमारी का मामला। हिरासत में लिए गए हैं युवकों में 3 की गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान और सुफियान गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया। देश की एकता, अखंडता को चुनौती देने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों से मोबाइल, आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रेनिंग का मॉड्यूल मिला है। पीएफआई कमांडर फिरोज की फैजान ने ली थी जमानत। रेहान ने पीएफआई ट्रेनर मोहम्मद असद की ली थी जमानत। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। बीकेटी में एनआईए की छापेमारी का मामला। हिरासत में लिए गए युवकों में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रेहान, सुफियान गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया है और देश की अखंडता, एकता को चुनौती देने का आरोप है उन पर। और आरोपियों से मोबाइल, आपत्तिजनक साहित्य मिले हैं। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल उनके पास से बरामद किया गया है। पीएफआई कमांडर फिरोज की फैजान ने ली थी जमानत, तो वहीं रेहान ने पीएफआई ट्रेनर मोहम्मद असद की ली थी जमानत। संभल में भारतीय जनता पार्टी जिला संभल के तत्वावधान में नगर चंदौसी की झुन्नीलाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के निमित्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि मेरठ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज गुप्ता, प्राचार्य मॉडल पब्लिक लॉ कॉलेज चंदौसी और संचालन जिला महामंत्री धीरेन्द्र यादव ने किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र अग्रवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला। उनके 20 वर्षों के राजनीतिक सेवा और समर्पण भाव का अपने शब्दों में विस्तार से उल्लेख किया और साथ ही कहा कि मोदी जी ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल प्रधान सेवक के रूप में स्थापित करने के साथ साथ बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास के सपने को साकार करने का अद्भुत कार्य किया है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ओमवीर खड़गवंशी ने कहा है कि देश के अंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर है, जिसका परिणाम 2014 से 2022 तक के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से प्रदर्शित होता है। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी जिला प्रभारी राजा वर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल, जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव, परमेश्वर लाल सैनी, अखिलेश अग्रवाल, मंजू दिलेर, कमल कुमार, कमल
मनोज कठेरिया, गिरीश रतन, सुधीर मल्होत्रा, सतीश अरोरा, आकाश अग्रवाल, विनोद विन्नी, विनय वार्ष्णेय और साथ ही शांति स्वरूप, जुलिसिए जाटव, मनोज दिवाकर, टीएस पाल, शरद शर्मा, शुभम अग्रवाल, तरुण नीरज, अंकित जैन, कुमोद वार्ष्णेय, गिरिराज मौर्य, सुखबीर पाल, राजू राणा, प्रवीण सिंह, राजू राणा, जूलिस सीजर, गिरिराज मौर्य, प्रवीण सिंह, सुखबीर पाल, देवेंद्र गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, शीनू गुप्ता, राजश्री अग्रवाल, मोक्षिका शर्मा, रेखा गोस्वामी, शीला सागर, आकाश आहूजा, ऋषभ रस्तोगी, निशांत शर्मा, मुकेश जाटव, अनुराग सिंह आदि बीजेपी पदाधिकारियों सहित जिले भर से प्रमुख जन उपस्थित रहे। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा जो कार्यकाल था उसके भी अब 3.5 वर्ष हुए हैं और वैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में उनको 20 वर्ष लगभग हो चुके हैं। इस कालखंड में उन्होंने देश की और प्रदेश की उससे पहले राजनीति को दिशा दी। प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तो जैसा हमको पता उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ, और केवल कहा नहीं उन्होंने, तब से लेके आज तक गरीबों को ध्यान में रख करके, महिलाओं को ध्यान में रख करके, गांवों को, किसानों में ध्यान में रख करके जो उन्होंने योजनाएं बनाई और अखंड रूप से देश की सेवा की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, लेवाना अग्निकांड का मामला, रोहित अग्रवाल को नहीं मिली जमानत। सत्र न्यायालय से रोहित को जमानत नहीं मिली है। गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया। लेवाना होटल के मालिक हैं रोहित अग्रवाल। लेवाना अग्निकांड में गई थी कई लोगों की जान। बड़ी खबर लखनऊ से, लेवाना अग्निकांड का ये मामला जिसमें रोहित अग्रवाल को जमानत नहीं मिली है। सत्र न्यायालय से रोहित को जमानत नहीं दी गई है। गंभीरता को देखते हुए रोहित अग्रवाल को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया। लेवाना होटल के मालिक हैं रोहित अग्रवाल। लेवाना अग्निकांड में गई थी कई लोगों की जान। बड़ी खबर लखनऊ से, लेवाना अग्निकांड का ये मामला जिसमें रोहित अग्रवाल को जमानत नहीं दी गई है। सत्र न्यायालय से रोहित को जमानत नहीं मिली है। गंभीरता को देखते हुए उनको जमानत नहीं दी गई है। कोर्ट ने जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। थाना सिविल लाइन कोतवाली सदर पुलिस ने आरटीओ बदायूं द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार करने वाले कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और फर्जीवाड़े का खुलासा भी किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन कोतवाली सदर पुलिस बल द्वारा एआरटीओ कार्यालय दुकानों के पास खड़ी गाड़ियों में वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन समेत 4 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट, 2 गाड़ी का चेसिस नंबर प्लेट कटा हुआ है। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस कागजात कूटरचित तरीके से तैयार करने वाले कुल 14 अभियुक्त रविंद्र कुमार उठानी बदायूं से और राजपाल सिंह थाना बिलसी जनपद बदायूं, अवनीश पाठक थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं, पप्पू शेरवान वार्ड नंबर 6 से जनपद बरेली, सिराज अहमद पुत्र रजा कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद बदायूं, नीरज उसहैत जिला बदायूं, आजाद विसारतगंज जनपद बरेली, मोहित कुमार भमौरा जिला बरेली, यशवंत पाठक सिविल लाइन जनपद बदायूं, राकेश कुमार सिविल लाइन जनपद बदायूं, राजवीर सिंह बलसी जनपद बदायूं, विशाल शर्मा थाना कैंट जिला बरेली, रवि बदायूं और खुर्रम लालपुल थाना कोतवाली जिला बदायूं को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया। महाराजगंज में विद्युत विभाग में हुए 3,62,000 रुपए के घोटाले में प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिशासी अभियंता समेत 5 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि आरोपी अधिकारी ने बिजली के बिल में हेरफेर करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया था। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। महाराजगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर विद्युत विभाग में हुए 3,62,000 रुपए के घोटाले में प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिशासी अभियंता समेत 5 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। आरोपी अधिकारी ने बिजली के बिल में हेरफेर करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया था। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 रबीउल उल अव्वल के आयोजन को लेकर के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने एक बैठक की और इस बैठक में डीसीपी वेस्ट एस चनप्पा ने स्थानीय लोगों से बात की है और 12 वाफद को
12 वफात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। सकुशल संपन्न कराने की लोगों से अपील की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से संभ्रांत व्यक्तियों और क्षेत्रीय जनता से बातचीत की गई। ठाकुरगंज से ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने गुमशुदा बेटे को मां से मिलाने का नेक काम किया है। दरअसल मां की डांट से नाराज होकर एक बच्चे ने घर छोड़ दिया था और घर छोड़ते ही मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद बच्चे की मां परेशान होने लगी, फिर थाना ठाकुरगंज में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर ठाकुरगंज विजय कुमार यादव ने गुमशुदा की तलाश में पुलिस की एक टीम बनाई और फिर 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवराज नाम के बच्चे को सकुशल बरामद किया। वहीं बेटे को सकुशल पाकर पीड़ित मां ने कमिश्नरेट पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। बच्चे को ढूंढने में चौकी प्रभारी राकेश कुमार चौरसिया, एसआई सचिन कुमार कौशिक ने अहम भूमिका निभाई। लखीमपुर हादसे में घायल हुए बच्चे से लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब ने मुलाकात की। घायल बच्चे को देखकर कमिश्नर रोशन जैकब भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। कमिश्नर के भावुक होकर बच्चे से मिलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बता दें कि कोरोना के समय में भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेकाबू होते हुए हालात को संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने कमिश्नर रोशन जैकब और आईएएस ऋतु को दी थी। बदायूं के विकासखंड मयायूं के ग्राम पंचायत जमालपुर के मछुरा ग्राम जिंदी नगला में परंपरागत बेल बाबा के मेला का ग्राम प्रधान नंदू सिंह फौजी की अगुवाई में शुभारंभ हुआ। विधायक दातागंज के भाई साहब डॉक्टर अरविंद सिंह और ग्राम प्रधान नंदू सिंह फौजी ने फीता काटकर बेल बाबा महाराज जी के मेले का शुभारंभ किया। मेले के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मेला कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र कश्यप रहे और उपाध्यक्ष उत्पल कश्यप और तमाम मेंबर भी मौजूद रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है स्वस्थ परिवार से, और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है माताओं की। इसके लिए माताओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का बीड़ा उठाया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में
महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके और नवजात शिशु के लिए 2 महालक्ष्मी किट वितरित किए जाते हैं। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं की सेहत रहे तंदुरुस्त। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे उनके खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, फल और अंडे का आहार देकर माताओं के साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। माताओं की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार, मातृशक्ति का मान बढ़ा रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। यूपी के हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रा को 1 दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। छात्रा ने बकायदा पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और पुलिस ऑफिस की अलग अलग पटल पर जाकर सबकी फाइलें भी चेक की और उनका काम भी पूछा। जानकारी के अनुसार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा राधिका गुप्ता को पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने 1 दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया। इस दौरान राधिका गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र जांच कर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस कार्य को लेकर छात्राओं में भी खुशी की लहर देखी गई। जनपद हमीरपुर में महिला शक्ति अभियान के अंतर्गत और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10 की छात्रा राधिका गुप्ता को आज जनपद में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला और उक्त छात्रा ने इस दौरान जो पुलिस कार्यालय में आए हुए फरियादी थे उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही विभिन्न पुलिस शाखाओं के बारे में भी जानकारी उनको दी गई। कन्नौज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल रामस्वरूपुरवा में गांव में भारी मात्रा में असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वही एक आरोपी मौके से फरार भी हो गया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में पुलिस ने 4 तमंचा और 2 राइफल सहित 5 कारतूस भी बरामद किए हैं और इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कहा है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना कन्नौज कोतवाली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 2 अदद राइफलें, 4 अदद तमंचे, नए कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार भी है, जिसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां विकास भवन के सामने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी जिला मिशन प्रबंधक और ब्लॉक मिशन प्रबंधक अपने कार्य बहिष्कार कर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मिशन प्रबंधकों का कहना है कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो हम लोगों को HR पॉलिसी लागू करने के लिए और अन्य भी भत्ते देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक धरातल पर वो लागू नहीं किए गए हैं। और साथ ही प्रबंधकों का ये भी कहना है कि 12 सितंबर से हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन से उन लोगों की बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, जो हमारा कार्य बहिष्कार और हड़ताल है, ये हमारे HR पॉलिसी को लेकर है।
किस विभाग में कार्यरत हैं आप? ये हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और जहाँ पर हम समूह महिलाओं को, समूहों को, उत्थान को, समूह को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एकजुट हुए हैं कि हम कैसे भी करके उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो चूंकि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे जो लोग उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि आज वो अपनी मांग के लिए यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बदायूं से बड़ी खबर, नाबालिग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। थाना उजानी में दर्ज हुआ था गुमशुदगी का केस। थाना जरीफ नगर को मिली थी शव की सूचना। खेत में नाबालिग का शव मिला था। मृतक की मां और आरोपी के संबंध थे। मृतका करता था मां से झगड़ा। नाबालिग को बहाने से ले गया था आरोपी और लाइसेंस बनवाने के बहाने से आरोपी नाबालिग को ले गया था और इसके बाद गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी थी। बदायूं से आपको ये खबर बता रहे हैं, नाबालिग की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। थाना उजानी में दर्ज हुआ था गुमशुदगी का केस। थाना जरीफ नगर को मिली थी शव की सूचना। इसके बाद बता दें कि नाबालिग का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। मृतक की मां और आरोपी के संबंध थे। मृतक मां से झगड़ा किया करता था। नाबालिग को किसी बहाने से आरोपी ले गया था और इसके बाद लाइसेंस बनवाने के बहाने से आरोपी नाबालिग को लेकर गया था और इसके बाद गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जनपद बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बच्चा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद उस बच्चे का शव थाना जरीफ नगर क्षेत्र के एक धान के खेत में मिला था, जिस संबंध में थाना उजानी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। ये अज्ञात हत्या थी, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उजानी और एसओजी की टीम को लगाया गया था और उनके द्वारा इसमें मात्र 12 घंटे के अंदर ही जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके साथ साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मृतक है उसकी मां का संबंध अपने किराएदार से हो गया था। श्रम एवं सेवा योजन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने लखनऊ के होटल पिकेटरी में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर श्रम विभाग एवं आईएलओ के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए बाल श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित कराने से ही ये कार्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कामकाजी बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवारों को भी सूचीबद्ध करना होगा और ये देखना होगा कि बाल श्रमिक अपने परिवार की किस समस्या से ग्रसित होकर बाल श्रम करने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि परिवार की किसी आर्थिक समस्या के कारण बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा है तो उसको पात्रता के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देकर उन्हें लाभान्वित भी कराया जाए और यदि परिवार किसी सामाजिक समस्या के कारण अपने बच्चे से बाल श्रम करा रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग कर उसके बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित कराया जाए। लखनऊ में इंडियन आइडल के सीजन 13 के लिए एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस रखी गई। बता दें कि इंडियन आइडल के मंच ने कई गायकों की जिंदगी बदल दी है। इंडियन आइडल के सीजन 13 में कई ऐसे चेहरे आए हैं जिनको पूरा विश्व पहचानता है। वहीं सभी गायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट ऋषि सिंह से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। ऐसी पहचान है कि कई गायकों को एक बड़ी पहचान दे चुका है और जो भी सिंगर बेहतर गाते हैं वो इंडियन आइडल इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो देश और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। इस बार 13वां सीजन है इंडियन आइडल का और लखनऊ में ऑडिशन को लेकर इस बार ऑडिशन चालू हुए हैं और एक निजी होटल में ऑडिशन चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय ऋषि सिंह हैं जो कि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट हैं। इनसे हम जानेंगे इसी जिस तरह ये 13वां सीजन इस बार प्रारंभ हुआ है और आपकी एक पहचान एक अलग बनी है 13वें सीजन में, तो इंडियन आइडल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कभी मैंने सोचा नहीं था कि इंडियन आइडल सीजन 13 में मैं एकदम से ऑडिशन देने जाऊंगा और इतनी भीड़ में मुझे कभी यहाँ तक पहुँच के इतना ज्यादा लोगों की पहचान में आ जाऊंगा, नजर में आ जाऊंगा इतनी जल्दी, ये नहीं सोचा था। तो सबसे नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और इतना ज्यादा
एक्साइटमेंट भी है और प्लस थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि इंडियन आइडल जो स्टेज है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा मंच है कि मतलब शायद इंडिया में इंडियन आइडल से बड़ा रियलिटी शो कोई नहीं है। और सब जानते हैं वो, क्योंकि इंडियन आइडल को बहुत लोग फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में, बाहर वर्ल्ड वाइड सब जगह फॉलो करते हैं। तो इंडियन आइडल का सफर अब तक का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि ऑडिशन राउंड से लेकर थिएटर राउंड तक हमने 2 गोल्डन माइक्स जीते हैं और जजेस को इम्प्रेस किया हर बार। और जजेस मतलब अगर वो हर एक कंटेस्टेंट को पहचान जाते हैं कि उसकी गायकी कैसी है क्या है, तो वो उनके नज़र में बैठ जाता है। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे घर में, क्योंकि कोई म्यूजिक मॉल तो है नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा से ये समझाया कि काम ऐसा करो कि एक बार में सबकी नज़र में बैठ जाओ, कि कोई तुम्हारी आवाज़ से ही जाने और कोई मतलब भूले ना तुमको। तो वैसा ही बनना चाहा और मैं करके दिखाया, तो जजेस हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं आगे के लिए भी। और अब ऑडिशन से निकल के अब इतने ज़्यादा लंबे सफ़र से थक के इतना, क्योंकि हमने अपना खून पसीना एक कर दिया था, क्योंकि सिर्फ इतने बड़े स्टेज तक पहुंचने के लिए। अब टॉप 15 तक का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ हम टॉप 15 में पहुंच गए हैं, तो इसके बाद हमारा द ड्रीम डेब्यू होने वाला है, जो कि बहुत इंडियन आइडल के इतने इंटायर सीजन में कभी हुआ नहीं है। तो इस बार इतने सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं हमारे साथ, और आपको देखेंगे इंडियन आइडल जब इस हफ्ते, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि जो मैंने ऑडिशन राउंड में जो गाना गाया था, उसके ओरिजिनल सिंगर अरमान मलिक, इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने साथ में आके मुझे आशीर्वाद दिया और इतना ज़्यादा मेरे साथ गाना गाया, वो सेम गाना मेरे साथ गाया कि मतलब इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, इतने ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है अभी से, सिर्फ ऑडिशन राउंड से। वो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हमारे इंडियन आइडल की अब की बार की, तो आगे भी अच्छा रहेगा। स्वदेशी, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जिस गाने को लेकर पूरी जनता ने आपको पहचाना और जजों ने कहीं ना कहीं उस गाने को लेकर आपकी तारीफ की और आपकी एक अलग पहचान बनी, उस गाने को थोड़ा सा आप सुनाएं जिससे हमारे चैनल के माध्यम से देश देख सके। जी, जो ऑडिशन राउंड में जो मैंने गाना गाया था उसको मैं थोड़ा सा गा देता हूँ। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहाँ ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा। थैंक यू सो मच सर। बहुत से लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? सर एक्चुअली मैं खुद ही इतने लोगों से पूछता आया था कि मतलब इतने बड़े स्टेज तक पहुँचने का क्या स्टेप होता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रखता था, पर ये स्टेज मतलब सिर्फ एक सच्चे कलाकार को ही वो मंच देता है जो डिजर्व करता है वो चीज़। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसने म्यूजिक के लिए जो त्याग किया है उसको ही ये स्टेज मिला है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बचपन से गाता हूँ और मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि इंडियन आइडल अगर आपका एम है, आपका एक म्यूजिक को लेके एक आपका एक पर्पस है, तो आपकी सही शुरुआत है, आप इंडियन आइडल में जरूर दो ऑडिशन और आगे बढ़ो। ये थे हमारे साथ ऋषि, जो कि 13वें सीजन को लेकर एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों की नजरों में इस समय ये बने हुए हैं और लगातार लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।